बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स और स्टोरीज़ के हवाले से मैं बात करूंगा। एक तो रूस और चीन के दरमियान जंगी मशकें इस वक्त जारी हैं, लेकिन जंगी मशकों से ज़्यादा अहम बात यह है कि ये जंगी मशकें किस माहौल में हो रही हैं, इस वक्त आलमी मंजरनामा क्या है, और इन जंगी मशकों को भारत में और नेटो एलाइज़ जो अमेरिका और उसके इत्तहादी अफवाज हैं, जो ममालिक हैं, उनके कैपिटल्स में किस तरीके से परसीव किया जा रहा है, और इस जो जंगी मशकें की जा रही हैं ये किस मकाम पर हो रही हैं, इसमें किस किस्म का इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, और माजी में रूस और चीन के दरमियान होने वाली इस किस्म की एक्सरसाइजेज़ से ये वाली एक्सरसाइज जो है वो मुख्तलिफ किस तरह है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो थंबनेल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मैं उसके हवाले से मैं बात करूँगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इंतहाई अहम गुफ्तगू की है उन्होंने दासू डैम हमले के हवाले से। आपको मालूम है कि जुलाई के महीने में गुज़श्ता माह दासू डैम का एक प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी टीम पर हमला हुआ, जिसमें चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी स्टाफ वो जाँ बहक हुआ। उसके बाद बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात कैसे शेप अप होंगे, पाकिस्तान जो है उसमें चीन अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी तरीके से जारी रखेगा या नहीं, और फिर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि आगाज़ में ये इतला आई कि चीन ने उस दासू डैम के ऊपर जो है वो काम रोक दिया उस कंपनी ने, और जितने भी पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ हैं उसके उनको फ़ारिग कर दिया गया। लेकिन फिर चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आई। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने दौरा किया चीन का। चेंगडू में उनकी चाइनीज़ टीम के साथ मुलाकात हुई, और अब फाइनली पाकिस्तान ने कुछ इतलात पब्लिक डोमेन में रख दी हैं कि इस हमले में कौन मुलव्वस हो सकता है। मुमकिन तौर पर नाम भी लिए हैं और साथ में उसकी वो तफसीलात सामने रखी हैं, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था। पाकिस्तान के इदारों के पास इसमें बहुत लिमिटेड मार्जिन था इस अटैक के हवाले से, और जितने कम वक्त में इसको कंप्लीट किया गया, जो तफसील सामने रखी गई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ज़ाहिर है कि इसके बाद एक और सवाल भी पैदा होगा कि जो बात की जा रही थी कि जो चाइना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी का मुस्तकबिल में क्या होगा। दोनों चीज़ों को मैं एड्रेस कर लेता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। चीन को इस हवाले से दासू में जो होने वाला हमला उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश थी। दासू वाक़े पर चीनी हुकाम को पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ब्रीफ़ किया, हर चीज़ से उनको आगाह रखा गया। चीन के वफ़द को इस जाए वक़ुआ पर जहाँ पर ये वाक़या पेश आया वहाँ पर ले जाया गया, और जो नताइज जिन नताइज का तज़किरा वो आगे करने वाले हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिए जो हमारी तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने 36 CCTV कैमराज़ जो क्लोज सर्किट कैमराज़ होते हैं उनके, और तकरीबन 1400 किलोमीटर्स का रूट इस एरिया में आने वाले जो रास्ते हैं, जाने वाले जो रास्ते हैं, उन तमाम के ऊपर तफ्तीश है उसका दायरा फैलाया गया। मुख्तलिफ़ लोगों को इंटरोगेट किया गया, और जिस गाड़ी पर जो है वो बारूदी मवाद नस्ब था उस पर उन्होंने कहा कि हमें इस मौके से जो है वो एक अंगूठा, उंगली और जिस्म के चंद आज़ा और कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से मिले। उन आज़ा का तज्ज़िया भी किया गया, मुख्तलिफ़ लेबॉरेटरी टेस्ट करवाए गए, और फिर इस इलाके में जो मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल हो रहे थे उनका जायज़ा लिया गया, उनके डाटा को परखा गया। और फिर ज़ाहिर है कि वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये हमारे लिए एक ब्लाइंड केस था, लेकिन जो पेचीदा तरीन काम है उसको पाकिस्तान के इदारों ने सर अंजाम दिया, और 1000 से ज़ायद अफराद को तहकीकात में शामिल किया गया। उनसे जो है वो तफ्तीश की गई, उनसे पूछा गया, मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया गया इस केस के, और फिर जो गाड़ी इस वाक़े में मुलव्वस जो इस वाक़े में इस्तेमाल हुई थी उसका तमाम का तमाम कच्चा चट्ठा जो है वो सामने आ गया। और फिर इस वाक़े के ज़िम्मेदारों की तह तक जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, ये वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, और इसमें इंतहाई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। उनमें पहला इंकशाफ यह है कि ये जो टारगेट था ये दासू डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि जो टारगेट था इसमें मेन वो भाषा डैम प्रोजेक्ट था। और भाषा डैम प्रोजेक्ट तक गालिबन उनकी रसाई नहीं हो सकी, लेकिन या फिर मंसूबा आखिरी वक्त पर चेंज हो गया। फिर उन्होंने कहा कि इस वाक़े में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई और इसके सबूत पाकिस्तान के इदारों के पास मौजूद हैं। और वज़ीर ख़ारजा ने फिर हिंट भी कर दिया कि उन्हें लगता है कि इस वाक़े में जो अफ़गानिस्तान का नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है NDS उसका और रॉ
भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, इन दोनों का गठजोड़ दिखाई देता है। फिर उन्होंने कहा कि चीन की सरमायाकारी और जो पाकिस्तान के दरमियान और चीन के दरमियान राब्ते हैं, इससे ये दोनों जो है वो खाइफ हैं, एनडीएस हो, रॉ हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जाकर जो है वो ये तमाम मालूमात, ये तहकीकात की जो तफसीलात हैं वो चाइनीज़ हुकाम के सामने रखी और वो जो है वो मुतमईन नज़र आए। उन्होंने इन तहकीकात पर एतमाद का इजहार किया। फिर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC प्रोजेक्ट्स हैं, ना सिर्फ वो जारी रहेंगे बल्कि इनको बर वक्त मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान के इस ट्रेजेडी के बाद ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने के बजाय मज़ीद मुस्तहकम होकर सामने आएंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आपको मालूम है कितने इम्पॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में बाकायदा हुकूमत और तमाम ये कंसेंसस अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मौजूद है कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की बहुत हद तक जुड़ी है CPEC BRI मंसूबे से और चीन के साथ जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ज़ाहिर है कि वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नहीं कही, लेकिन जो चाइना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, पहले तो जो CPEC के प्रोजेक्ट्स थे उनकी सिक्योरिटी वो जो हमारा स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न है उसके पास थी। लेकिन अब इस वाक़े के बाद चीन और पाकिस्तान के हुक्काम ने ये तय किया है कि जो चाइना के जहाँ जहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में और जहाँ कहीं भी चाइनीज़ नेशनल्स की मौजूदगी है, उन जगहों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी इस वाक़े के बाद से अब ये तय हो गया है वो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न के पास होगी। अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ जिसको ये कहा जा रहा है कि चीन और रूस मिलकर रिहर्सल कर रहे हैं एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट की। बहुत अहम जो है वो ये मौका है। आपको पता है कि जो इस वक्त मौका चल रहा है, अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही हैं। वो जा रहे हैं अफ़गानिस्तान को छोड़कर, और एक ऐसे मौके पर जब जो बाइडन ने ये वाज़े तौर पर एलानिया ये बात कही कि हम अगले 20 साल की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे अगले 20 साल की लड़ाई है कि हमने चीन को कर्टेल करना है, वो हमारा सबसे टफ़ और सबसे सीरियस कंपेटिटर है। और फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जून के महीने में दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो मैं तज़किरा कर चुका हूँ G7 ममालिक का इजलास, और उसके फ़ौरन बाद ब्रसल्स में नेटो का इजलास। इन दोनों इजलास के अगर आप एलामिया देखें तो एक वाज़े टारगेट अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक का वो है चीन और रूस, और साथ ही चीन के दीगर इत्तेहादी ममालिक में, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि नाम नहीं लिया जाता, लेकिन पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक जो रूस और चाइना के करीब नज़र आ रहे हैं। इस वक्त की जो इक्वेशन चल रही है आलमी सतह पर, वो तमाम के तमाम टारगेट्स हैं। इस सारी डेवलपमेंट के तनाजुर में अगर आप देखें, जब अब से चंद रोज़ पहले भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत की और उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई। साउथ चाइना सी में जिस किस्म का सिनेरियो उभरता हुआ नज़र आ रहा है, इस तमाम तनाजुर में अगर आप देखेंगे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर ये किस जगह पर हो रही हैं और कौन कौन इसमें शामिल है, मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि चीन और रूस 2005 से मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं, लेकिन 2005 से ऑनवर्ड जो एक्सरसाइजेस होती थी वो शंघाई ताउन तंजीम के एम्बेट में बड़ी जो है वो एक जिनको आप इंटर ऑपरेबिलिटी के दो ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट करने के लिए जो तैयारी करते हैं वो मुख्तलिफ होती है। तो जो शंघाई ताउन तंजीम के एम्बेट के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे हो रही थी, वो डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस थी। फिर हमने देखा कि 2012 ऑनवर्ड रूस और चीन ने नेवल एक्सरसाइजेस का आगाज़ किया, लेकिन 2018 ऑनवर्ड थोड़ी सी तब्दीली आई और चीन की जो फ़ौज है उसने 3 एक्सरसाइजेस में रूस में हिस्सा लिया, जिनको एनुअल स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस या स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइजेस जो है वो कहा जाता है। लेकिन अब मामलात तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पहला मौका है जब चीन ने अपनी किसी भी और मुल्क के साथ जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, दो तरफा मिलिट्री एक्सरसाइजेज, उसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। इससे पहले चीन ने जितने भी ममालिक के साथ बायलैटरल एक्सरसाइजेज किए हैं उसमें ये जहाज़ ऐसा नहीं है जिसको इस्तेमाल किया गया हो। इसको बिल्कुल चीन के अपने जो PLA के और जो उनकी एयरफोर्स है उसके लोगों तक महदूद रखा गया था। लेकिन जिस किस्म का इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आ रही है तो उस तनाजुर में ये बहुत अहम है। एक छोटा सा मैं इक़्तिबास पढ़ देता हूँ, फिर उसके हवाले से चाइनीज़ और रशियन मिनिस्ट्रीज़ ने इसके हवाले से बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये
एक्सरसाइजेज इनका एग्जैक्टली मकसद क्या है। मेरे सामने इस वक्त अल जज़ीरा की रिपोर्ट मौजूद है। वैसे तो चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क की और दीगर जो चाइनीज़ इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मैंने देखी हैं, लेकिन क्योंकि उनका बिल्कुल वही प्रिज्म होता है और वही एंगल होता है जो चाइना की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होता है, तो हम ज़रा थोड़ा सा इसको इंडिपेंडेंट जानिब चले जाते हैं। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया जी, रशिया एंड चाइना हैव बिगन होल्डिंग अ लार्ज स्केल, और ये याद रखिएगा मंडे को शुरू हुई थी, ये कल जुमे को, आज जुमेरात है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 अगस्त है, कल जो है वो 13 अगस्त को ये एक्सरसाइजेज कंक्लूड हो जाएंगी। इसके हवाले से कहा जी, होल्डिंग अ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज चाइनाज नॉर्थ सेंट्रल निंगजिया रीजन। अब ये निंगजिया रीजन जो है ये बॉर्डर करता है सिंकियांग को। सिंकियांग आपको मालूम है कि उसके हवाले से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वो चाइना के हवाले से क्या कहते हैं, वीगर मुसलमानों के हवाले से इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी, ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, और फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इसके वो बॉर्डर करती है सिंकियांग और तिब्बत और इन रीजन्स को। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद आपको मालूम है कि भारत है, तो एक ऐसे रीजन में की जा रही हैं ये एक्सरसाइजेज जहाँ से सिंकियांग और फिर ख़ास तौर पर वाखान की पट्टी जो कि अफ़गानिस्तान से मिलाती है चीन को, तो इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है उसको समझना बहुत अहम है। उसके बाद जो है वो इसमें कहा गया कि ड्रिल्स विच कम एज द पेयर स्पार विद वाशिंगटन एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज ओवर अ रेंज ऑफ इशूज़ इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स एंड रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। इस वक्त मालूम है कि रशिया और चाइना की वेस्टर्न जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, उनके साथ किसी किस्म के मामलात चल रहे हैं। जो कोऑपरेशन सीबू कोऑपरेशन एक्सरसाइजेज हैं 2021 एक्सरसाइजेज, ये मंडे को स्टार्ट हुई, फ्राइडे तक ये जारी रहेंगी, और इसमें 10,000 ग्राउंड ट्रूप्स और एयर फोर्स जो है वो हिस्सा ले रही है। तो 10,000 ट्रूप्स हैं कुल मिलाकर जो इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले रहे हैं। और जो रशियन मिलिट्री है उसने कहा है कि हमने Su-30 SM फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो भेजे हैं। इसके अलावा जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इसमें एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है। और इसमें ये कहा गया कि द ड्रिल मार्क्स द फर्स्ट टाइम रशियन सोल्जर्स आर यूजिंग चाइनीज़ वेपन्स, कि ये भी बहुत अहम है कि ये पहला मौका है कि बायलैटरल एक्सरसाइजेज तो हुई हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि जो रूसी अफवाज इन बायलैटरल एक्सरसाइजेज में शिरकत कर रहे हैं वो चीनी असलहे को भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसका वाज़े तौर पर नज़र आता है कि ये जो है वो मिलिट्री अलायंस की तरफ, एक फ़ौजी इत्तेहाद की तरफ मुमकिना तौर पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली एक तरफ क्वाड जो अमेरिका और उसके हम ख्याल ममालिक हैं, चौकड़ा है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो एक अलायंस बना रहे हैं, और एशियन नेटो बनाने की बातें हो रही हैं। चाइना और रशिया और उसके इत्तेहादी ममालिक के काउंटर वेट के तौर पर एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में। तो फिर अब आप अंदाज़ा लगाइए कि रूस और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं। इसके हवाले से जो कहा गया है, मैं 2 कोट आपके सामने रख देता हूँ। द एक्सरसाइजेज एम टू डीपन joint anti-terrorism operations and demonstrate the firm determination and strength of the two countries to jointly safeguard international and regional security and stability. This is very important अगर आप इसको समझ सकें। और ये कोट किया गया है जो चाइनीज़ और रशियन ऑफिशियल्स हैं उनको कोट करके ये कहा गया कि इन एक्सरसाइजेस का मकसद एक तो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, जिनके हवाले से खदशात जो है वो सामने आ रहे थे कि अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में गेम करके गया है, जिस तरीके से वो जा रहा है वहाँ पर उस सिचुएशन में बिगाड़ पैदा करके, तो फिर दहशतगर्दी का खदशा जो है वो इस खित्ते में बढ़ जाएगा। तो एक तो ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है, लेकिन साथ में जो फॉलोइंग लाइंस हैं रशियन और चाइनीज़ मिनिस्ट्री की वो बहुत अहम है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इसका मकसद ये भी है कि हमने डिटर्मिनेशन दिखानी है कि हमारे में स्ट्रेंथ मौजूद है कि ये 2 ममालिक मिलकर सेफ गार्ड कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं जो बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है। हमें मालूम है कि हमारा रीजन जो है वो एक इनस्टेबल रीजन बनने की तरफ जा रहा है, जिस तरीके का अमेरिका का फोकस और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, उसमें रूस और चीन अगर अब ये बात कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे, ना सिर्फ ये कि रीजनल बल्कि इंटरनेशनल भी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द न्यू हाइट्स ऑफ चाइना रशिया कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर अ न्यू इरा एंड ऑफ द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट
pragmatic exchanges and coordination between the two countries. So very important these two developments. ایک تو پاکستان نے واضح طور پر جو ہے وہ کہہ دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہ جو داسو حملہ تھا وہ پاکستان اور چین کی دوستی پر حملہ تھا، اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی، اور اس میں ممکنہ طور پر NDS اور را کا گٹھ جوڑ دکھائی دیتا ہے۔ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس کے بعد فالو اپ میں پاکستان اور چائنا کے درمیان رابطے ہوئے اس میں حالات بگڑنے کے بجائے چائنا اور پاکستان کے درمیان مزید مضبوط ہو کر سامنے آئے۔ اینڈ سیکنڈ، اس قسم کی ایکسرسائزز، اور یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ فالو اپ میں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے روس جو ہے اس نے تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ، اور جو ان کے خطے میں جو سینٹرل ایشین ریجن ہے، وسطی ایشیائی ممالک جو افغانستان سے بارڈر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں۔ تو دس کمز ایٹ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان ٹائم۔ لیٹس سی کہ یہ سچویشن مزید کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔